हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उससे इससे पहले जो है हम सोलर एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं, सोलर सेल के बारे में बात कर चुके हैं, टाइडल एनर्जी के बारे में भी हमने यहाँ पर बात की है जो कि आपकी स्पेसिफिकली आपके DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस के सिलेबस में मेंशन है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है इट मींस यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ऐसी एनर्जी जो कि हमें कहाँ से देखने को मिलती है, किसी न किसी न्यूक्लियस से देखने को मिलती है। अब ये न्यूक्लियस जो है वो कहाँ से हमें मिलते हैं, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हम मोस्टली यूज करते हैं यूरेनियम को, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो कि हमें न्यूक्लियस से देखने को मिले, तो यहाँ पर हमें दो टाइप की एनर्जी देखने को मिलती है। एक रहती है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस, एंड दूसरी प्रोसेस जो रहती है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। जब भी कोई एक हैवी न्यूक्लियस है वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, मींस टूट जाता है। लेकिन दोनों जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनका मास जो है वो कंपेरेटिव, मतलब दोनों का मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। आफ्टर द बम्बार्डमेंट विद द एनर्जेटिक पार्टिकल। अब ये जो प्रोसेस है इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस जो है जब अकर करती है तो दो जो लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं तो क्या वो सेम मासेस के होते हैं? ऑफ कोर्स, अगर सपोज मान लो कि एक का मास जो है 156 किलोग्राम है तो दूसरे का कितना देखने को मिलेगा हमें? 156.5, मतलब कंपेरेबल है। हम बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है एक दूसरे की क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूजन जो है कब होगा? जब कोई एनर्जेटिक पार्टिकल से हम क्या करवाएंगे, उस हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्डमेंट करवाएंगे, ठीक है। विद द उसके बाद क्या होगा कि एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड आपको आपके लिए एक और यहाँ पर स्लाइड जो है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो आपको समझानी है कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर हम हेडिंग से लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे फ्यूजन करवाना है, मैंने यहाँ पे लिखा फ्यूजन रिएक्शन ऑफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्यूजन रिएक्शन ऑफ, मैंने मान लिया सबसे पॉपुलर यूज होने वाला न्यूक्लियस दैट इज यूरेनियम 235। अब देखो इसमें होता क्या है। यूरेनियम 235 में हमें क्या पता होना चाहिए? यूरेनियम 235 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। मास नंबर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन निकलता है यहाँ से और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? 92 यूरेनियम 236, ठीक है। अब ये क्या है? ये इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज द अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब ये अनस्टेबल जो आपका न्यूक्लियस है, अभी हमने क्या करना है कि हमें एक ऐसा स्टेबल न्यूक्लियस देखने को मिले। तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे फर्दर क्या हो जाता है, और ज्यादा फ्यूजन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज बेरियम, ठीक है, 141, और यहाँ पर दैट इज 56 प्लस क्रिप्टॉन 36 92। अभी सारी सारी प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी करती जाऊंगी। प्लस यहाँ पे जो एनर्जी है मैंने क्यू के साथ यहाँ पे डिनोट किया है। अब यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर पॉइंट्स हैं आप उनको देखो कि यहाँ पर जो पॉपुलर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 यहाँ पर क्या है? जो एनर्जी रिलीज्ड होगी इन यूरेनियम 235 में, ठीक है, वो कितनी होती है? एनर्जी को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, एनर्जी किसमें? यूरेनियम 235 में जो एनर्जी रिलीज होती है, आपसे पूछा भी जा सकता है कितनी होती है? ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या मैं बोलूँ कि अगर पर इलेक्ट्रॉन भी पूछा जा सकता है तो होती है ये 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियर, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन आपको जो है दोनों तरफ से पता होना चाहिए। अगर एनर्जी पूछी जा रही है तो इतनी, अगर पर न्यूक्लियन पूछी जा रही है तो इतनी एनर्जी जो है वहां पर क्या होती है? रिलीज होती है। जब कौन सी प्रोसेस चल रही है आपकी? फ्यूजन रिएक्शन किसका हो रहा है? 235 का। सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर क्या है कि जब फ्यूजन हुआ किसका? आपके यूरेनियम 235 का। अब ये जो फ्यूजन है ये अकर होता है जो भी आपके स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं उनके पास एनर्जी जो है, मैं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फ्यूजन की जो प्रोसेस है अकर्ड बाय, ठीक है, अकर्ड बाय स्लो न्यूट्रॉन्स।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं जिनकी एनर्जी जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अब ये जो है स्लो न्यूट्रॉन्स की वजह से भी आपको एनर्जी देखने को मिल जाती है, और आपके पास दूसरे टाइप के थर्मल न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स, और बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स। अब ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर स्लो न्यूट्रॉन्स वहां पे टर्म लिखी गई है तब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, अगर थर्मल न्यूट्रॉन्स लिखे गए हैं वहां पे तो एनर्जी बेटा इतनी ही रिलीज होती है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि जब फ्यूजन होता है यूरेनियम 235 का तो स्लो न्यूट्रॉन्स ही वहां पे देखने को मिलेंगे, नहीं, स्लो न्यूट्रॉन्स भी देखने को मिलते हैं, और ये फ्यूजन की प्रोसेस जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन से भी कैरिड आउट होती है। तो स्लो न्यूट्रॉन्स है उनके पास इतनी एनर्जी होगी, और जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है उनके पास कितनी एनर्जी होगी, इतने अमाउंट की एनर्जी वहां पे हमें देखने को मिलेगी। अब न्यूट्रॉन्स जो है जो कि रिलीज हो रहे हैं इस फ्यूजन प्रोसेस से, उन न्यूट्रॉन्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कौन से हैं, जो कि फ्यूजन की प्रोसेस से वहां पे हमें निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, अब जितनी भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है वो सारी की सारी किस में रहती है, नंबर 4 पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जितनी भी एनर्जी लिबरेट हो रही है वो फॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्यूजन फ्रेगमेंट्स, ऑफ द फ्यूजन फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अगर नोट्स आप बना रहे हो तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करती जा रही हूँ। अब देखो, अब इस पूरी प्रोसेस को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आ जाओ जरा, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास क्या कोई न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस कौन सा वाला है, अभी मैंने मेंशन किया यूरेनियम 235, ठीक है, सारा का सारा लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किसकी करेंगे, मैंने कहा जो भी आपका कोई भी आपके पास स्लो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लिया ये क्या है, स्लो न्यूट्रॉन्स है, स्लो न्यूट्रॉन, इसकी बम्बार्डमेंट किस पे हुई, यूरेनियम 235 के ऊपर, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ, यहाँ पर आगे से आगे दो फ्रेगमेंट्स बने इसके, एक ये और एक ये, ठीक, टूट गया ना ये वाला आधा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलती जाएगी हर एक पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, लिबरेट हो रही है, ये भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक फ्रेगमेंट जो है वो कौन सा वाला है आपका, दैट इज बेरियम, और दूसरा वाला जो है दैट इज, हमने पीछे ही मेंशन किया बेटा, पिछली स्लाइड पे के ऊपर जाओ जरा, ये और ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बेरियम एंड एक क्रिप्टॉन निकला, और ये सारी की सारी क्या है, साथ में क्या निकलती जा रही है, आपकी एनर्जी निकलती जा रही है, ठीक है। तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जब फ्यूजन होता है यूरेनियम 235 का तो कौन कौन से दो न्यूक्लियाई और हमें देखने को मिलते हैं विद दिस रिलीज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा, और ये पॉइंट्स जो भी इस न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट अब आ जाओ जरा न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के ऊपर। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्या है, फ्यूज करना मतलब जोड़ना, कि अगर आपके पास दो लाइटर क्या है, न्यूक्लियाई है या एलिमेंट है, उनको कंबाइन कर दो तो एक क्या बच जाएगा, हैवी न्यूक्लियाई। आपने न्यूक्लियर फ्यूजन समझा, उसका उलट ही है ये, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोल देते हैं। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन को भी हमें समझना पड़ेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे इससे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं साथ साथ में मेंशन करती जाती हूँ, ठीक है। अब इतना मान के चलो कि आपका यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आएगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा पेन भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ पर ये बोला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस फ्यूजन की प्रोसेस में, उसमें ये कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं हाई स्पीड के साथ जा रहे हों और वो फ्यूज हो जाते हैं हैवी न्यूक्लियस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस बोल देते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो दो लाइटर न्यूक्लियाई होंगे उनके पास बहुत हाई स्पीड होती है, ठीक है, तभी वो क्या कर पाते हैं, फ्यूज कर पाते हैं, ठीक है। तभी हमें क्या देखने को मिलता है, हैवी न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये वेरी हाई पॉइंट जो है ये भी आपने क्या करना है, मार्क करके चलना है, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो पूरे अच्छे से पॉइंट लेके पढ़ने हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम देखते हैं यहाँ पे जो मासेस हैं, ठीक है,
पिछले में मैंने बोला था कि मास जो है कंपेरेबल होंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मास रहता है किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब जो कि हैवी न्यूक्लियस यहाँ पर बना, तो वो क्या रहता है, स्मॉलर रहता है, जो भी सम ऑफ द मासेस जो भी आपके होंगे, जैसे मैंने m1 प्लस m2 मान लिए, जो कि किसके हैं बेटा, ये लाइटर न्यूक्लियाई के हैं, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई के हैं, इनसे हमेशा कम ही हमें मास देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता लगी कि ज्यादा से ज्यादा जो लॉस्ट मास जो हमें यहाँ, क्योंकि लेस देन आ रहा है ना ये प्रोडक्ट का मास, तो जितना भी यहाँ पे लॉस्ट क्या रहेगा, मास रहेगा, वो सारा का सारा कन्वर्ट किस में हो जाता है, एनर्जी में, ठीक है। अब ये एनर्जी किस तरीके से होती है, तो हम ये देखते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि फ्यूज हो रहा है ना ये, और फिर यहाँ पे क्या बनता है, 1 हाइड्रोजन 3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना प्लस, और एनर्जी कितनी निकलती है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये ड्यूटेरियम है, ये भी आप जानते हो, ये भी ड्यूटेरियम है, ये क्या है, ट्रिटियम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन की एनर्जी है, और यहाँ पर कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये जो आपका ट्रिटियम है, ठीक है, ये फर्दर क्या होता है, फ्यूज हो जाता है किसके साथ, इसके साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या बनता है, हमें देखने को मिलता है अल्फा पार्टिकल, जो कि मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे समझाऊंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये मैंने क्या बोला, जो आपके पास ट्रिटियम है प्लस किसके साथ फ्यूज हुआ, ये आपके ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, ड्यूट्रॉन के साथ, एंड क्या बनाया इसने यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक न्यूट्रॉन, और यहाँ पे जो एनर्जी देखने को मिलती है दैट इज 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें यहाँ पे एनर्जी देखने को मिलती है। तो आपने ये एक प्रोसेस, ये एक ये वाली याद रखनी है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है, सेकंड स्टेप में आपके पास ये होता है। तो जब आपको लिखा गया होगा कि ट्रिटियम जो है ड्यूटेरियम के साथ जो है, न्यूट्रॉन के साथ जो है कंबाइन होता है, तो कौन सा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, ट्रिटियम निकलता है या अल्फा, तो मैंने बता दिया यहाँ पे अल्फा विद द रिलीज ऑफ 1 न्यूट्रॉन पार्टिकल, और एनर्जी इतनी लिबरेट होती है। लेकिन जब आपके पास क्या हो, आपके पास न्यूट्रॉन हो और एक और, मतलब दो न्यूट्रॉन पार्टिकल जो हैं वो जब क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिटियम देखने को मिलता है, एंड साथ में कितनी एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो हमें वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से हैं एंड प्रोडक्ट हमें कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि आप जो है किस तरीके से इनको क्या करोगे, डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है। एक तरफ है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस, और एक तरफ है बेटा आपके पास कौन सी प्रोसेस, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। अभी हमने बोला कि फ्यूजन मतलब टूटना, हैवी न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है दो लाइटर न्यूक्लियाई में। फ्यूजन की प्रोसेस क्या है, दो जब स्मॉल या लाइट न्यूक्लियाई जो है हैवी स्पीड के साथ, ठीक है, हैवी स्पीड के साथ जो है क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वो एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे भी निकलती है, एनर्जी यहाँ पर भी निकलती है। सेकंड क्या है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो क्या है, एक तरीके की चेन रिएक्शन है, ये भी पूछा जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो यहाँ पे आपसे असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोसेस जो है यहाँ पर चेन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फीजन। तो न्यूक्लियर फीजन चेन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो चेन रिएक्शन नहीं होती है। अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि फ्यूजन जो है एक न्यूक्लियस जो है लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था ना कि यूरेनियम जो है किस किस में कन्वर्ट हो रहा था, आपका वेरियम एंड क्रिप्टोन में। तो आगे से आगे चेन बनती जाएगी ना, ये भी फिर आगे टूटते जाएंगे, ये भी आगे टूटते, तो एक तरीके की चेन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, आपके पास क्या दिखाई पड़ता है हमें, एक तरीके की चेन प्रोसेस। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में तो ऐसा बिल्कुल, अब हाइड्रोजन जो है वो किस में होगा, हाइड्रोजन पहला ही एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाइड्रोजन ही बन रहा है, तो इसको हम आगे क्या नहीं कर सकते, आगे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे क्या है, बेसिक और क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट ही होता है, तो इसको आगे हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मास नंबर भी देखो अब कितना कम है, ठीक है, और यहाँ पे मास कितना है, 235, उसको तोड़ना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, चेन रिएक्शन बन जाती है विद द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कौन कौन से टाइप के बने थे यहाँ पे, एक आपके पास बने थे स्लो न्यूट्रॉन्स, और दूसरे आपके बने थे थर्मल न्यूट्रॉन। दोनों की एनर्जी जो है वो मैं आपको ऑलरेडी स्लाइड में बता चुकी हूँ, ठीक है, विच कॉज मोर, ये तो मैं समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसको क्या चाहिए, थर्मल न्यूट्रॉन्स चाहिए विद सफिशिएंट एनर्जी टू स्प्लिट अ
न्यूक्लियस। वो तो हम जानते हैं कि जब हमें फ्यूजन करवाना है तो अभी सी बात है, हमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए कि हम क्या कर पाए, उस बेसिक न्यूक्लियस को क्या कर पाए, तोड़ पाए, ठीक है। बट इट डज नॉट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके इसको लिख लो, ठीक है। लेकिन जब न्यूक्लियर फ्यूजन जब हम करवाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज जो है बहुत ज्यादा हमें चाहिए होती है। फ्यूजन प्रोसेस जो है आपको सन में भी देखने को मिलता है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा हाई होता है। फ्यूजन के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्यूजन के लिए हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ थर्मल न्यूट्रॉन्स चाहिए। उनको हमने क्या करना है, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट करवानी है। हाई टेम्परेचर की हमें जरूरत नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी ये काम जो है वो चल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, फ्यूजन की जो प्रोसेस है कैन बी कैरिड आउट इन अ रिएक्टर में होती है, लेकिन फ्यूजर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर के बिना भी हम उस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस तरीके से आप सन का ही एग्जांपल ले लो जरा। यहाँ पे सन क्या किसी चैम्बर में है, बिल्कुल भी नहीं है। सन जो है वो फुली एक क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। इसको कंटेनर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई है, ऑब्वियस सी बात है। कंटेनर के अंदर जब आप रखोगे तो आपको क्या चाहिए होता है, स्लो टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि वो फटेगा नहीं ना फिर कंटेनर या जो भी रिएक्टर है। लेकिन जब हम कंटेनर के अंदर, जब कंटेनर चाहिए ही नहीं, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, कौन सी प्रोसेस, फ्यूजन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर जो फ्यूजन है इज पॉसिबल एंड टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अगर हमने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, जिसको कि हम क्या करें, कुछ वहां पे कंडीशंस लगा दे कि मतलब इतने प्रेशर के ऊपर करना है, इतने टेम्परेचर के ऊपर करना है, ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है मतलब क्या कर पाए, उस प्रेशर और टेम्परेचर को झेल पाए और वो फटे ना, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जो है फार नॉट बीन अचीव्ड, क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाती है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से हमने देखा होगा थर्मोन्यूक्लियर जो भी डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है जब फटेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फटेगा तो हमें वहां पे ना ही तो प्रेशर, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें प्रेशर और टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ जरा 6th पॉइंट के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये बहुत अच्छी बात है। जिससे कि हमने देखा यूरेनियम जो है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ, तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आगे से आगे जब ये चेन रिएक्शन बनती जाएगी तो हमें बहुत से ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली किसको शो कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट को ही शो कर रहे हैं, विच पोज टू द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो हम इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को क्या नहीं कर सकते, इजिली डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी जानते हो क्योंकि ये क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा ये रेज को कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हम ह्यूमंस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद जो न्यूक्लियर फ्यूजन है डज नॉट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। जिस तरीके से हमें पता है सन का हम बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, फ्यूजन की प्रोसेस होती है। अगर सन में रेडियो एक्टिव वेस्ट बन रहे होते तो दुनिया में जो हम लाइफ जो जी रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं होती। तो फ्यूजन की प्रोसेस में रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं बनते। नॉर्मल सन से हमें रेडिएशन देखने को मिलती है जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफी है, ठीक है। और इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता, लेकिन पोल्यूशन किससे फैलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से। क्यों, क्योंकि वहां पर चेन रिएक्शन होने की वजह से अलग अलग टाइप के हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम इजिली डिस्पोज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आ जाओ जरा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से, कोई भी प्रोसेस आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छे एग्जांपल जो है, फर्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसकी वर्किंग क्या है। कि न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। कंट्रोल रोड्स, ये सारे के सारे एलिमेंट होते क्या हैं, ये भी मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगी। रिएक्टर कोर, आप पहले इस पिक्चर को बड़े अच्छे से देख लो, ठीक है, कि कौन कौन से आपके कंट्रोल रोड्स कौन कौन सी होती है। ये कंट्रोल रोड्स है और ये भी आपकी कंट्रोल रोड ही है, ठीक है। ये मॉडरेटर्स हैं, मॉडरेटर्स मतलब क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं प्रोसेस को। यहाँ पे फ्यूल रखा हुआ है, कूलेंट इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे स्टीम जा रही है, डायनेमो, और फिर यहाँ पर ये सारी की सारी प्रोसेस, ठीक है। एक तरफ है आपके पास ये सारा का सारा, ये जो चैम्बर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोसेसेस होंगी। और उसके आगे जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर इस न्यूक्लियर जो भी प्रोसेस होंगी, इनसे हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे जनरेट करेंगे,
ठीक है, अब समझ लेते हैं वर्किंग इसकी। ठीक है, सबसे पहले जो है हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्रोल्ड फिजन, हमने अभी पीछे पढ़ा डिफरेंस में कि न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस है वो हम कंट्रोल्ड यानी एक नॉर्मल रिएक्टर में कर सकते हैं। ठीक है, और इसी मेथड का हम यूज करेंगे क्या प्रोड्यूस्ड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस्ड करने के लिए। अब देखो जो सेटअप लगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, हम सभी जानते हैं कि जब कंट्रोल्ड फिजन की रिएक्शन होगी तो वहां पे हीट प्रोड्यूस्ड होगी। हीट प्रोड्यूस्ड होने का मतलब क्या है कि वहां पे एनर्जी लिबरेट हो रही है, और जब एनर्जी लिबरेट हो रही है तो हीट बन रही है। उसी हीट का यूज करके हमने क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या करनी है, जनरेट करनी है। तो इस टाइप के सेटअप को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हम इसको क्या बोल देते हैं, इस तरीके का सेटअप बोलते हैं। अब जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन में इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम, सबसे पहले क्या बनती है, स्टीम बनती है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसको आपने भूलना नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है आपको असर्शन रीजन में बना के कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन में, उसका यूज क्या है, हीट का क्या यूज है। तो यहाँ पे हीट किस में यूज हो रही है, स्टीम में यूज हो रही है। फर्स्ट स्टेप ये है। फिर उस स्टीम को टरबाइंस जो लगी होती हैं उनको रन कराने के लिए यूज किया जाता है। और जब टरबाइंस जो है घूमेंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, अल्टरनेटर को, जो भी जनरेटर का अल्टरनेटर है उसको क्या करेंगी, घुमाएंगी, और इस वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो जो कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वन बाय वन जो है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बताऊंगी कि एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा और एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोला कि आपकी जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया कि यूरेनियम 235, अगर मुझे समझाना है तो मैं अच्छे से ही समझाती हूँ। ठीक है, यूरेनियम 235 का मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस ले लिया। मैंने क्या बोला कि जब फिजन प्रोसेस होगी तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हीट एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। हीट से फिर क्या बनेगा, हीट का हम यूज करेंगे स्टीम को जनरेट करने में। स्टीम क्या करेगी, जो भी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, टरबाइन की, उसको क्या करेगा, ये घुमाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, टरबाइन जो है घूमने लगी, घूमेगी मतलब वो मोशन में आ गई है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास है। उसके बाद जो है, जो आपके मैंने अभी पीछे बताया आपको, यहाँ पे जो जनरेटर के अल्टरनेटर हैं वो क्या करेंगे, घूमेंगे। तो यहाँ पर भी इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्टरनेटर, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जब घूमेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस देखो, यूरेनियम 235 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन की प्रोसेस हुई जिससे हीट बनी। हीट का यूज किया हमने स्टीम में, और स्टीम ने क्या किया, टरबाइंस के जो टरबाइंस थी उसको क्या किया, घुमाया, जिससे टरबाइंस में क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से जो अल्टरनेटर थे उनके पास भी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसकी वजह से वो घूमने लगी और हमें एंड में क्या देखने को मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी वहां पर देखने को मिली। ठीक है, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ जरा कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट देखो जरा यहाँ पर क्या बोला गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है यहाँ पर, हियर अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ अ फिजनेबल फ्यूल सच एज ये बेटा ये किस तरीके से, ये आपने इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से समझो, यूरेनियम 235 मतलब कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है, हमने यहाँ पे बेसिक सा न्यूक्लियस लिया है, दैट इज यूरेनियम 235। उसमें ये प्रोसेस जो है करवाई जाती है। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट किसी के का है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। उसके बाद जो है वो हीट एक्सचेंजर, आप पिक्चर भी देखते चलो। ठीक है, ये है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये है रिएक्टर, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है। उसके बाद देखो कौन सा आया यहाँ पे, हीट एक्सचेंजर। हीट को एक्सचेंज मतलब ये, जब ये हीट बनेगी ना, हीट का यूज हम करेंगे, क्या हीट से क्या जनरेट होगा, स्टीम जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी टरबाइंस लगी हुई है वो घूमेंगी, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर का क्या काम है, यहाँ पे कंपोनेंट का क्या काम है, जो रिएक्टर है यानी यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है हीट एक्सचेंजर के साथ। तो आप देख सकते हो, कहाँ चला गया, हाँ ये है। ठीक है, इसको कनेक्ट किया गया है इस तरीके से, ये कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हीट प्रोड्यूस्ड होगी रिएक्टर में। ठीक है, क्योंकि हीट कैसे प्रोड्यूस्ड होगी, क्योंकि यूरेनियम 235 जो है वहां पे फ्यूजन
उसका हो रहा है, तो फ्यूजन होने की वजह से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस हीट में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब फर्स्ट स्टेप में हीट बनी और उस हीट को बेटा किस में ट्रांसफर किया जाता है, वाटर में, बाय सर्कुलेटिंग अ कूलेंट थ्रू अ कॉइल्ड पाइप। वाटर जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू, और जो ये हीट है, हीट पानी को क्या करेगी, गर्म करेगी। गर्म करने की वजह से वो पानी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। ठीक है, आप देख लो जरा चाहिए। ठीक है, ये पानी है, वाटर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और हीट एक्सचेंजर ये लगाए गए हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं, नीचे पानी है। ठीक है, जिस तरीके से आप नॉर्मल अपने घरों में भी देखते हो, पानी के अंदर आप रॉड लगा दो, ये समझ लो कि ये रॉड ही है, ये पानी है। ठीक है, तो ये क्या करती है, पानी को धीरे धीरे गर्म करती है, स्टीम। ठीक है, अब ये ऊपर से क्या है, बंद है। हमारे घरों में बाल्टी जो है ओपन अप होती है, तो अब हमें इतनी स्टीम देखने को नहीं मिलती है। अब ये बंद है, तो ये स्टीम जो है इस पाइप से जो है आगे की तरफ जो है वो क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये कूलेंट जो है इज पम्प्ड बैक टू द रिएक्टर। जो कूलेंट है वो वापस से किसकी तरफ पंप बैक करेंगे हम, रिएक्टर की तरफ, जो कि हमारा नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके बाद है स्टीम टरबाइन। ठीक है, अब ये स्टीम जब बनना शुरू हुई तो हमने क्या बोला है, स्टीम जो बनेगी वो आगे जाके क्या करेगी, टरबाइंस की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, उसको घुमाएगी। तो स्टीम जनरेटर इन द हीट एक्सचेंज इज यूज्ड टू रन द स्टीम, जो भी टरबाइन होगी और जो भी आपकी जो स्टीम होगी, सेंट बैक एज अ हॉट वाटर टू द हीट एक्सचेंजर। जो बाकी की बची होगी वो वापस से हीट एक्सचेंजर में वापस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको हम डायनमो भी बोलते हैं। जो भी आपका स्टीम का शाफ्ट है, टरबाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ अटैच है, वो कनेक्टेड किया गया है स्टीम से। ठीक है, स्टीम टरबाइन को, तो जिसकी वजह से हमें एंड में क्या देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी, जिसको हम आगे क्या कर देते हैं, ट्रांसमिशन के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया है, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बड़ा ही अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बोलें कि सन जो है वो क्या है, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि सन जो है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है बट आपको होनी चाहिए। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, कि जो सोलर एनर्जी है हम सभी जानते हैं कि फ्यूजन वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो 90% जो है सोलर मास जो है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 90% जो है ऑफ सोलर मास वो किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ठीक है, इससे बना होता है। और जो बाकी की जो 10% बच गया, ठीक है, वो अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं कि अगर ये सन है और सन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि हमने पीछे भी डिफरेंस में पढ़ा था कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है तो वहां पे हमें हाई टाइप ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो टेम्परेचर कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ केल्विन। देखो कितना हाई टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आपको कि जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है तो कितना वहां पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब देखो, अब यहाँ पर हमने ये बोला कि जो न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन के, ठीक है, वो क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो हीलियम को प्रोड्यूस करेंगे। तो लार्ज टाइप ऑफ एनर्जी जो है, लार्ज अमाउंट की एनर्जी जो है हमें वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो हमें किस इक्वेशन से मैं दे सकती हूँ, प्रोसेस भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपके पास 4 हाइड्रोजन है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, 1 हाइड्रोजन 1, 1 हाइड्रोजन 1 प्लस 1 हाइड्रोजन 1, 1 हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हीलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, और एनर्जी जो है, पॉजिस्टोन्स यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, पॉजिस्टोन आपको पता है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, एनर्जी देखने को। अब इसको ऐसे नहीं लिखना है, तो आप इसको 4 1 4, ठीक है, और यहाँ पे हीलियम, और यहाँ पर सेम यही। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिस्टोन है। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन भी आपको यहाँ पे बताई जा सकती है, और पूछा जा सकता है कि ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पे शो की गई है ये किसकी प्रोसेस है। तो ये फ्यूजन प्रोसेस है, किसमें, जो सन में होती है। ठीक है, दिस इज अ फ्यूजन प्रोसेस इन सन, फ्यूजन इन सन। ठीक है, पूछा भी जा सकता है, फ्यूजन की प्रोसेस है, फ्यूजन की प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो है
सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हमने किसकी बात करी यहाँ पे, जो भी आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम जो एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 3% एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो इंडिया में प्रोड्यूस्ड की जा रही है, ठीक है। जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो भी स्टेशंस हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को हम एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली यहाँ पर यूज या जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका तारापुर, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। एक तो है आपका तारापुर, ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन जिसकी कैपेसिटी है 420 मेगावाट, ठीक है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरा जो पावर स्टेशन है दैट इज राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। 440 मेगावाट, ठीक है, और ये कोटा में है, ठीक है, कोटा मतलब राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और इसका नेम जो है वो राणा प्रताप सागर भी है, ठीक है, राणा प्रताप सागर जो कोटा में है प्लेस, वहां पर है ये। उसके बाद है मद्रास, ठीक है, मद्रास जिसकी कैपेसिटी है अगेन 420 मेगावाट, ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद फोर्थ जो स्टेशन है काफी पॉपुलर है, दैट इज नरोरा एटॉमिक पावर, नरोरा जिसकी कैपेसिटी है 470 मेगावाट, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी के बुलंदशहर में है ये, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पावर स्टेशन है हमारे इंडिया में, और सबसे कम कैपेसिटी किसकी है, किसकी ज्यादा कितनी है, तो आप यहाँ से जो है इसका आंसर दे सकते हो। अब इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर जो है हम क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से डील करेंगे। मैं यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन जो है लेकर आऊंगी इस चैप्टर में से अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।